हेलो, वेलकम टू यू माई प्रशिक्षण ऑनलाइन टेट क्लासेस। आज जो आपकी जो क्लास होने वाली है वो क्लास हिंदी ग्रामर क्लास 2 होगी। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की इंट्रेंस टेस्ट 2021 की बेहतरीन तैयारी के लिए आपको हिंदी ग्रामर का आपका जो है जो क्लास सेशन जो होने वाली है वो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपका ये वीडियो सेशन होगा। तो चलिए वीडियो का स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को लास्ट तक ला देखेंगे। आपको फुल्ली जो प्रश्न होगा इसमें वो आपके प्रश्न सिलेबस पैटर्न पे आधारित मिलेंगे। जो भी आपके जो प्रश्न इसमें आएगा उसी स्तर पे आपका 100% गारंटी के साथ आपके प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को उसी स्तर पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आपका प्रश्न जो है, आपका प्रश्न लगाते हैं। आपके आगे की जो प्रश्न जो होगी, फर्स्ट नंबर आपका प्रश्न स्क्रीन पे लगा दिए हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न आपको कहता है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था जो कहानी है उसके लेखक कौन है, राइटर कौन है। यहाँ पे ऑप्शन एक नंबर कहता है गुलाब राय, ऑप्शन बी कहता है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी कहता है चंद्रधर शर्मा गलेरी, ऑप्शन डी कहता है सरदार पूर्ण सिंह। देखिए उसने कहा था जो कहानी है उसके लेखक जो हैं वो कौन है, वो यहाँ पे पूछ रहा है आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट में। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो आपको जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी चंद्रधर शर्मा गलेरी होंगे। कौन होंगे? चंद्रधर शर्मा गलेरी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट की ओर चलेंगे। अगला जो आपका प्रश्न है 2 नंबर, वो आपको कहता है कि जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वह समास क्या कहलाता है। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता हो वह समास क्या कहलाता है। तो वह समास देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है द्वंद्व कहलाता है, ऑप्शन बी कहता है कर्मधारय कहलाता है, ऑप्शन सी कहता है व्ययी भाव कहलाता है, ऑप्शन डी कहता है द्विगु कहलाता है। तो देखिए जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता हो वो कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे, राइट की ओर। अगला जो प्रश्न आपको लगा हुआ है कि शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है। शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है, इसकी संज्ञा ये पूछ रहा है कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन ए कहता है यह भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी कहता है समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी कहता है जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या? शिष्टमंडल। तो देखिए शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है, तो इसका आप लोग जवाब देंगे। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? अच्छा 5 था गया। प्रश्न नंबर 5 जो है वो कहता है जो शास्त्र जानता है, जो शास्त्र जानता है उसे हम क्या कहते हैं, वह क्या कहलाता है। जानकार कहलाता है या शास्त्रज्ञ कहलाता है या विद्वान कहलाता है या शास्त्र ज्ञाता कहलाता है। तो देखिए जो शास्त्र जानता हो, जो शास्त्र जानता हो वह जो है आपका क्या कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे क्या कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? शास्त्रज्ञ कहते हैं या जानकार भी कहते हैं। इसका जो आपका जो ऑप्शन जो होगा वो दोनों से होगा, जानकार और शास्त्रज्ञ। शास्त्रज्ञ भी होंगे, जो शास्त्र जानता है वो शास्त्रज्ञ कहलाते हैं, है ना, और वो जानकार भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये तो ए और बी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इसके हिसाब से जो है शास्त्रज्ञ कहलाएंगे। ठीक है। अगला जो आपका जो ऑप्शन है, एक प्रश्न है, कहता है पुराण में इक प्रत्यय, पुराण में जो है
एक प्रत्यय जो है वो संयुक्त होकर शब्द बनता है। कौन सा शब्द बनता है वो देखना है। पौराणिक बनता है या पौराणिक बनता है या पौराणिक बनता है या पौराणिक बनता है। ठीक है, तो पुराण में एक प्रत्यय जब लग जाता है, पुराण में जब एक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वह कौन सी शब्द बनती है वो हमें शब्द को पकड़ना है। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन 4 को। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका 6 का जो सही जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए पौराणिक, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पौराणिक। ठीक है, इसमें टवर्गी न है। अगला देखते हैं। अगला जो 7वां नंबर जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपको कहता है कि निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, निस उपसर्ग से बना शब्द, निस उपसर्ग से बना शब्द को यहाँ पकड़ना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है ए पापी, बी कहता है निष्पाद, सी कहता है निशा और डी कहता है पाप। ठीक है, तो किसमें उपसर्ग आपका नीस लगा हो। उपसर्ग और प्रत्यय आपको जानकार होगा, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय जानकार होगा। उपसर्ग कहाँ किस तरह से लगता है ना, किसी वाक्य के फर्स्ट में लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निस किस में लगा हुआ है। ठीक है, तो 6 का जो राइट जो आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा, निष्पाप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पकड़ना है। इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। शोभा, शस्त्र, पालन या नृत्य। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें स्त्रीलिंग जो शब्द है आपको वो शोभा है। क्या है, शोभा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं का, वो प्रश्न नंबर 8 है। 8 कहता है कि सूर्य का पर्याय नहीं है। सूर्य का पर्याय नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है सूर्य का पर्याय यहाँ पे कौन सा नहीं है। भास्कर, मयंक, दिवाकर या सविता। तो देखिए सूर्य का जो यहाँ पे जो पर्याय है, सूर्य का जो पर्याय है यहाँ पे, वहाँ देखिए भास्कर क्या है, भास्कर सूर्य का पर्याय है। दिवाकर सूर्य का पर्याय है। सविता सूर्य का पर्याय है। तो पर्यायवाची शब्द कौन सा सूर्य का नहीं है, तो मयंक। देखिए मयंक जो है सूर्य का पर्याय शब्द नहीं है, इसलिए आपका जो राइट जो आंसर होगा, पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो राइट आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद है। इसमें प्रत्येक का संधि विच्छेद कौन सा है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है प्रति प्लस एक, बी कहता है प्रत्यय प्लस एक, सी कहता है प्रत्यय प्लस एक, डी एवं डी कहता है प्रति प्लस एक। ठीक है, तो प्रत्येक का जो संधि जो विच्छेद होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि प्रति प्लस एक होगा। क्या होगा, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक होता है। ठीक है, आपका जितने भी प्रश्न है वो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको सेशन जो क्लास जो हो रही है आपका क्लास 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ एक बार वीडियो को जो देख रहे हैं वो लाइक कर देंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे एवं अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। प्रश्न नंबर 10 में कहता है कि मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। ठीक है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हूँ। तो रेखांकित शब्द जो तक है उसको पकड़ना है। ठीक है, को पहचानिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो देखिए तक जो है वो निपात है, विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है ना। ठीक है, तो ये जो तक जो है वो क्या है, एक निपात है। क्या है, निपात है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कहता है कि धाक जमाना, धाक जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है। धाक जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा सही होगा। धाक जमाना यानी रोब जमाना, या रोब में ना रहना, या रोब में ना जमना, या रोष ना जमाना। ठीक है, रोष जमाना। ठीक है, तो 11 नंबर का जो राइट जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोब जमाना होगा। ठीक है, रोब जमाना। अगला जो प्रश्न है आपका ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 12
कहता है कि कबीरदास, तुलसीदास एवं सूरदास, क्या है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि जो हैं, ये सब जो कवि जो हैं वो किस काल के संत थे, ठीक है, किस काल के संत थे, आदि काल के थे, भक्ति काल के थे, आधुनिक काल के थे या रीति काल के थे। तो ये सब जो थे वो थे भक्ति काल के। कौन सी काल के, भक्ति काल के, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। ये सब जो सारे जो प्रश्न हैं वो आपका अति महत्वपूर्ण है। आपको भले ये प्रश्न इजी लग रहा हो, लेकिन आपका जो संयुक्त प्रवेश परीक्षाएँ जो होती है वो आपको इसी तरह का प्रश्न आपको रहेगा। वहाँ पे सिर्फ आपको जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए कि किस तरह किस लेवल का प्रश्न आती है, आपको इसी लेवल का प्रश्न लगे रहेगा, तभी आपको वहाँ पे जानकारी प्राप्त रहेगी, तो वहाँ पे बनाने में आपके क्वेश्चन में आपको आसानी होगी और आपको एक अच्छे स्कोर आ सकता है, अच्छे रैंक आ सकता है, अच्छे रैंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है कि वह वस्तु जिसके आर पर ना देखा जा सके, वह वस्तु जिसके आर पर ना देखा जा सके वह एक शब्द है। कौन सा शब्द है, अपारदर्शी है, पारदर्शी है या दूरदर्शी है या समदर्शी है। तो वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके वह क्या कहलाता है, अपारदर्शी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट की ओर जाएंगे। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है। इसमें से विदेशज शब्द कौन सा नहीं है, देखिए, तो देखिए कॉपी है ना, कॉपी जो है विदेशज है, जज भी विदेशज है, माचिस भी विदेशज है, लेकिन आपका जो लोटा जो है वो क्या है, देशज है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए की ओर सही की ओर जाएंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि यद्यपि वह बीमार था, वह बीमार था परंतु वह मेला गया, तो बाकी की त्रुटि सुधारें, ठीक है। इसमें जो बाकी का जो त्रुटि इसमें है वो आपको सुधारना है कि यद्यपि वह बीमार था इसमें परंतु वह मेला गया। देखिए इसमें सुधारते हैं, यद्यपि वह बीमार था, है ना, लेकिन वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था, ये जो देख रहे हैं आपका जो पूर्ण विराम देख रहे हैं, फिर भी वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। अगला जो ऑप्शन आपका डी नंबर, यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया, ठीक है। आपको सीधी सी बात हम पढ़ दिए हैं इसमें। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, कहता है शब्द के दो रूप हैं। क्या है, शब्द के दो रूप हैं। कौन कौन से, ध्वनि और वर्ण, ध्वनि और अर्थ, ध्वनि और वाक्य, ध्वनि और गति, ठीक है। तो इसमें शब्द के जो दो रूप होते हैं वो आपके हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या, ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि और वर्ण, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है ना। हास्य का विलोमार्थी है, कौन सा शब्द है विलोम हास्य का। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर कहता है ए शौर्य है, हास्य का शौर्य है, या उपहास है, उपहास है, या रुद्र है, ठीक है, या हास्य है, हास या हास्य है, ठीक है, हास्य। तो इसका जो राइट जो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में, किस छंद के प्रत्येक चरण में, अच्छा पिछला प्रश्न, किस छंद के प्रत्येक चरण में, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और वह 14-14 पे काम करती है या 16-12 मात्राएं पर यति होती है, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न आपको पिछले वीडियो में भी दिए थे। उसमें पूछ रहा था कि यति मात्राएं, है ना, यति मात्राएं पूछ रहा था उसमें, यति मात्राएं कितने पे होती है। तो ऑप्शन था उसमें दिया हुआ 6-12, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इसमें कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और उसमें 14-14 यानी 14 नहीं 28 या 16-12 28 मात्राएं पर
यति होती है, ठीक है, यति होती है। तो किस चरण में होती है ये आपको बताना है, सवैया या रोला या हरिगीतका या दोहा। देखिए हरिगीतका आप देखे होंगे, उस ऑप्शन में भी देखे होंगे, हरिगीतका जो होता है, हरिगीतका में जो है ये जो छंद में जो होती है 28 मात्राएं होती है और इसमें 14 और 16 12 मात्राएं यति होती है, ठीक है, यति मात्राओं पर यति होती है। किस में होती है तो हरिगीतका में, ऑप्शन नंबर सी, हरिगीतका, हरिगीतका छंद में होती है, ठीक है, हरिगीतका छंद में होती है, याद रखेंगे, हरिगीतका छंद में होती है, ठीक है। देखिए ये जो आपका जो वीडियो जो प्रोवाइड हो रहा है सीटेट और एस्टेट कम्युनिकेशन ब्यूरो हमेशा आपको मेहनत कर करके, कड़ी मेहनत कर करके प्रश्न निकालते हैं और इस वीडियो को तैयार करते हैं, आपके सेशन क्लास देते हैं, ऑनलाइन अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं इस कोविड-19 में। तो प्लीज़ एक बार जो फर्स्ट बार इस चैनल वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार सर्च कर माई यूट्यूब चैनल विवेक कुमार डब्लू, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एवं अपने दोस्तों में भी जितने सारे ग्रुप होंगे उस ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि आपको शेयर से ही हमें वीडियो बनाने की एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, हमारे टीम को, सिटी ऑफ मैस्टिन कम्युनिकेशन ग्रुप टीम को ऊर्जा प्रदान होती है आपके व्यू एवं लाइक से, शेयर से। तो चलिए अगला प्रश्न आपको देते हैं। आपको अगला जो प्रश्न है वो 20 है। देखिए आपको जितने भी सारे आपके जो इसमें सिलेबस है ऑल सब्जेक्ट का, उसमें ऑल सब्जेक्ट की आपको तैयारी इसमें संपूर्ण इस चैनल के माध्यम से करा दी जाएगी इस कोविड-19 में। तो चलिए एक वीडियो को लाइक कर देंगे जो अभी तक नहीं किए हैं वो। अगला प्रश्न स्क्रीन पर लगा दिए हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्याय है। अमृत का एक पर्याय नहीं है। अच्छा देखते हैं, अमृत का पर्याय नहीं है तो कौन सा ऐसा शब्द है जो अमृत का पर्याय नहीं है ना। और 20 नंबर प्रश्न करता है। तो देखिए इसमें जो है सुधा आपका पर्याय है, अमीय पर्याय है अमृत का, ठीक है, मधु भी आपका पर्याय है, लेकिन रसाल जो है आपका पर्याय नहीं है। अमृत का रसाल जो है पर्याय नहीं, इसलिए आपका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है 21 कि देव जो मानव हैं, देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है। देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है। तो देखिए देव, देव जो मानव है, तो देवों का देव क्या कहला जाएगा, महादेव कहला जाएगा, है ना, महादेव, है ना। तो जब महादेव कहला जाएंगे तो ये तो हो जाएंगे आपका क्या हो जाएंगे, बहुव्रीहि हो जाएंगे। जब महादेव कहलाएंगे तब क्या हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। बहुव्रीहि में क्या बताए थे, बहुव्रीहि में हम बताए थे, क्या बताए थे आपको, पिछले प्रश्न बताए थे, दिया हुआ अव्ययी भाव कर्मधारय बहुव्रीहि और तत्पुरुष। देखिए तत्पुरुष भी बताए थे जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है ना। कर्मधारय बताए थे, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव बताए थे, अव्ययी में प्रथम पद की प्रधानता होती है, क्या होती है, प्रथम पद की प्रधानता होती है, ठीक है। तत्पुरुष में बताएं जिसमें उत्तम पद की प्रधानता होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो है क्या है प्रश्न में, देव जो मानव है ना, देव जो मानव है, देव जो मानव है, इसका हमको पूछना है किस समास का उदाहरण है। तो यह जो है देव जो मानव है ना, देवों का देव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको, महादेव हो जाएगा, महादेव हो जाएगा, ठीक है, महादेव हो जाएगा। एक मिनट, अच्छा हट गया, ठीक है। तो चलिए इसका राइट जो आंसर लगाते हैं, इसका राइट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय, देवों का देव। इसमें समझाने का आपको प्रयास किए हम कि देवों का जो देव है वो महादेव, महादेव रहेगा तो बहुव्रीहि होगा, महादेव रहेगा तो बहुव्रीहि होगा, महादेव होंगे तब बहुव्रीहि होंगे, ठीक है, महादेव होंगे तब क्या होंगे, बहुव्रीहि होंगे। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, पूछ रहा है देव जो मानव है, तो ये क्या हो जाएंगे,
देव जो मानव है वो हो जाएंगे आपको कर्मधारय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कर्मधारय समास। ठीक है, क्या हो जाएंगे? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कहता है पथभ्रष्ट में कौन सी समास है? पथभ्रष्ट में कौन सी समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। ठीक है, तो इसमें कौन सी समास होगी? पथभ्रष्ट में कौन सी समास होगी? तो इसमें जो आपका जो है राइट आंसर की ओर जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, तत्पुरुष समास की ओर। किसकी? तत्पुरुष समास की ओर। अभी बताए थे हम, जिसको उत्तर पद की प्रधानता होती हो वो कौन सी समास कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 23 कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी की इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ उसमें हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा, लैंग्वेज नहीं आता है, वो आपको पूछ रहा है। तो इसमें लैंग्वेज दिया हुआ है, लैंग्वेज कन्नौज, बांग्रू, अवधी या तेलुगु। ठीक है, तो कन्नौजी, बांग्रू, अवधी या तेलुगु। तो इसमें से जो है वो तेलुगु जो है आपका, वो जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें पूछ रहा है कि हिंदी के अंतर्गत नहीं, कौन सी इसमें नहीं आता है भाषा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? ओस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ओस क्या कह रहा है इसमें कि ओस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जो देखते हैं, तुषार, शेफाली, शबनम या रसाल। तो देखिए ये जो है, ये सब जो है, तुषार जो है आपका उसका पर्यायवाची है, शेफाली भी है, शबनम भी है, मगर रसाल जो है आपका ओस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, देखिए हमेशा आपको सीटेट एवं स्टेट कंपटीशन ग्रुप एक कड़ी मेहनत करके आपको प्रश्न लाते हैं, प्रश्न सरियाते हैं कि आपको किस तरह का प्रश्न सिलेबस में आएगा। तो चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और जब भी आपको क्लास करनी हो, जब कोविड-19 खत्म होगी तब आपका ऑफलाइन की क्लास प्रोवाइड उपलब्ध हो जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे क्लास न्यू कम्युनिटी जोन सोच रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपको देते हैं। अगला जो प्रश्न है 25 है। आज की जो प्रश्न की सेशन की क्लास की सेशन जो होगी वो लास्ट की प्रश्न है आज का 25 नंबर कहता है कि निम्न में कर्मवाची का उदाहरण है। निम्न में कर्मवाची का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, या मुझसे बैठा नहीं जाता है। इसमें कर्मवाची कौन सा है? कर्मवाची की उदाहरण इसमें से कौन सी है वो हमको देखना है। तो देखिए इसमें जो कहता है ऑप्शन नंबर आपका ये जो कह रहा है कि पत्र लिखा जाता है। क्या है? पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका कर्मवाची का एक उदाहरण, आपको वाच बताए थे, है ना, पिछली बार वीडियो में बताए थे। कृत कर्म और भाव, है ना, कृत कर्म और भाव हिंदी का हम बताए थे। हिंदी में वाच कितने होती है? 3 होती है। कौन कौन? कृत कर्म और भाव। कौन कौन से? कृत कर्म और क्या? भाव। तो पूछ रहा है कि कर्मवाची का उदाहरण कौन सा है? ये कर्मवाची का पूछ रहा है, तो कर्मवाची का उदाहरण जो है पत्र लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए। चलिए अगला प्रश्न। आपका जो प्रश्न का सेशन जो है लास्ट हो गया है। ठीक है, आपको एक प्रश्न हम देते हैं, लास्ट में आपका एक प्रश्न देते हैं, वो आपको इसका जो आंसर होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद हम आपको राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देंगे। चलिए आपको हम एक प्रश्न एक छोड़ के जा रहे हैं। तो 26 नंबर इसमें कहता है क्या कि वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई है? वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई है?
देखिए, आपको हम छंद से पिछली बार क्वेश्चन दिए थे, अलंकार से दिए थे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, रस से है, श्रृंगार रस से है, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई है, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 8, ऑप्शन बी दिया हुआ 6, ऑप्शन सी दिया हुआ 10, ऑप्शन डी दिया हुआ 4। तो चलिए आप इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और जो फर्स्ट बार आए हैं प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और वीडियो को सर्च कर विवेक कुमार डब्लू वीडियो के चैनल के माध्यम से सर्च कर उसे सब्सक्राइब कर देंगे।